चलिए आज से शुरू करेंगे फिजिकल साइंस का रिवीजन। पहले चैप्टर से कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। और मेरा नाम है विराज छेत्री और आप लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस पे। तो शुरू करते हैं टॉपिक 1 जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है। और उसमें 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। TSMT, ये TSMT करके याद करना, जिसके जो आप लोगों को याद करने में हेल्प करेगा। T फॉर ट्रोपोस्फियर, S फॉर स्ट्रेटोस्फियर, M फॉर मेसोस्फियर एंड T फॉर थर्मोस्फियर। जिसपे ट्रोपोस्फियर जितने भी वेदर कंडीशन होते हैं, जैसे कि बादल लगना और रेन, जैसे कि बारिश होना, ये सब भी ट्रोपोस्फियर पे होता है। और इसका एल्टीट्यूड 0 से 11 किलोमीटर तक होता है। और इसका टॉप मोस्ट एंड को बोला जाता है ट्रोपोपॉस। और टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बोल के पूछा जाता है। तो इसके लिए ये सब भी कंडीशन इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें कौन कौन सा कंडीशन इम्पोर्टेंट है ट्रोपोस्फेयर के लिए, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में जितना भी वेदर कंडीशन होता है वो सभी ट्रोपोस्फेयर में होता है। जैसे कि रेन और क्लाउडीनेस, जितना भी क्लाउड होता है वो ट्रोपोस्फेयर में रहता है। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड 0 से 11 किलोमीटर। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ये टेम्परेचर जब भी याद रखना TSMT पे, ये पहले डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है टेम्परेचर। बाद में बताऊंगा जब सभी लेयर्स खत्म हो जाए। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पे एक बीच का लेयर होता है जिसको बोला जाता है ओजोन लेयर, या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि ट्रोपोस्फेयर पे ही ओजोन लेयर भी पाया जाता है। ओजोन लेयर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन होल्स क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है। ठीक है। और इसका एल्टीट्यूड होता है 11 से 50 किलोमीटर तक। मतलब जैसे कि ये पृथ्वी हुआ, तो ये 0 से 11 तक ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और 11 से 50 तक स्ट्रेटोस्फियर, और 50 से 85 तक उसके बाद आता है दूसरा लेयर। और 85 से लेकर फिर 500 तक दूसरा ही लेयर आता है। तो मैं बाद में डिस्कस करते जाऊंगा। अभी सेकंड टॉपिक है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन लेयर पाया जाता है, एल्टीट्यूड 11 to 50। इसका टॉप मोस्ट एंड को बोला जाता है स्ट्रेटोस स्ट्रेटोपॉस। ओके। और टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैंने पहले बोला था कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है पहले, उसके बाद इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज, उसके बाद अगेन इंक्रीज होता है। ठीक है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर पे जो इंक्रीज टेम्परेचर होता है, इसका रीजन होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। अब ये यूवी रेडिएशन स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन लेयर पाया जाता है, और ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो मेसोस्फीयर। मैंने पहले बोला था कि 4 लेयर पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। ट्रोपोस्फियर, TSMT, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है। तो अब बारी आता है मेसोस्फियर का। मेसोस्फियर 50 से 85 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसको टॉप मोस्ट एंड को मेसोपॉज। और टेम्परेचर डिक्रीजेस, मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे और डिक्रीज, यहाँ पे और इंक्रीज। ठीक है। तो यहाँ पे क्यों डिक्रीज होता है, इसका कारण यह होता है कि स्ट्रेटोस्फियर पे ओजोन लेयर पाया जाता है, और मेसोस्फियर पे ओजोन लेयर पतला होता है या फिर ओजोन लेयर ही नहीं होता है। इसलिए कंसंट्रेशन, ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर ऑल्सो इंक्लूड्स आयनोस्फियर, जहाँ पे O2 और NO का आयंस एग्जिस्ट करता है। इसलिए थर्मोस्फेयर में जो आयंस प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोस ऑक्साइड का, और इसी वजह से इसको आयनोस्फीयर भी बोला जाता है। ठीक है। और इसका एल्टीट्यूड 85 से 100 किलोमीटर तक होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। इसका कारण क्या होता है कि ये पृथ्वी हुआ, ये सन हुआ, जितना सन के क्लोज जाएंगे तो उतना ही टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो इसलिए थर्मोस्फीयर पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड।
ठीक है। और यहाँ पे ऑरोराज भी पाया जाता है। अब ऑरोराज भी दिखाई देता है। अब ऑरोराज क्या होता है, जब सन का रेज जब ये आयंस को टच करता है तो डिफरेंट मतलब साइन करता है जब भी नाइट में, ठीक है, तो वो ऑरोरा बोला जाता है उसको। मैं यहाँ पे वीडियो या फिर क्लिप लगा दूंगा कि कैसा दिखता है ऑरोरा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा, पहले तो TSMT ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में जैसे कि अब डिस्टेंस देखो 0 से 11, 11 से 50, 50 से 85, 85 से 500, ठीक है, यहाँ तक याद करना पड़ेगा। ये ट्रोपोस्फीयर के लिए, ये TS स्ट्रेटोस्फीयर के लिए, ये मेसोस्फीयर के लिए, ये थर्मोस्फीयर के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ का इंक्रीज होने का कारण है ओजोन, O3 बोला जाता है। यहाँ पे डिक्रीज होने का कारण O3 का लो कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है, ठीक है। और ट्रोपोस्फीयर पे वेदर भी होता है, वेदर कंडीशन भी दिखाई देता है। स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन लेयर दिखाई देता है। और यहाँ पे और एक तो बात याद करना होता है कि 0 से 11 किलोमीटर मतलब ट्रोपोस्फीयर का एंड को ट्रोपोपॉस भी बोला जाता है, PAUSE पॉस लिखना पड़ता है। और स्ट्रेटोस्फीयर का एंड को बोला जाता है स्ट्रेटोस्पॉस, यहाँ पे पॉस, यहाँ पे भी पॉस, मेसोपॉस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेसोपॉस। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे इतना ही टॉपिक। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो तो फिर शुरू करते हैं हम लोग का दूसरा टॉपिक, जो है ओजोन लेयर, जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, फेयर में पाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पे देखिए स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, देखिए यूवी लाइट स्ट्राइक्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्मिंग और रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम्स। तो रिएक्शन देख सकते हो, ऑक्सीजन प्लस यूवी लाइट का जो रिप्रेजेंटेशन है प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी यूज करके लिया जाता है, और गिव्स 2O। ये 2O, ये O जो है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है। अगेन दिस रिएक्टिव ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। जो रिएक्टिव ये ऑक्सीजन है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन फिर से जो नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन होता है O2, उससे रिएक्ट करके फिर से ओजोन बनता है। जो रिएक्शन ऐसा होता है, देख लेंगे पहले ये ऑक्सीजन और यूवी लाइट रिएक्ट करके एक तो रिएक्टिव, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन और नेचुरल ऑकरिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन फॉर्मेशन होता है। और ये ओजोन हार्मफुल यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्ब करके अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करता है। तो वर्किंग क्या होता है इसका, ओजोन जो है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और ये ब्रेक डाउन होता है O2 और फिर से रिएक्टिव ऑक्सीजन में, ठीक है। और ये एक तो साइक्लिक प्रोसेस होता है, क्यों, क्योंकि ये ओजोन जो ब्रेक करता है ऑक्सीजन और रिएक्टिव ऑक्सीजन में, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर से ओजोन बनता है। और जो नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन है जो O2 होता है, वो फिर से यूवी लाइट से स्ट्राइक करके फिर से एक रिएक्टिव ऑक्सीजन बन के ये पूरा एक साइकिल बनता रहता है। और इसका वर्किंग में एक तो चीज याद करना पड़ेगा कि ओजोन हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके पृथ्वी को वो उस हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, और जब वो एब्जॉर्ब करता है तो टेम्परेचर में भी थोड़ा सा इंक्रीज ला देता है, ठीक है। अब होता है दूसरा जो प्रॉब्लम ओजोन लेयर के साथ होता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल ओजोन लेयर जो पतला होते जा रहा है उसको डिप्लीशन बोला जाता है। जो डिप्लीशन मतलब जो उसका मोटापा होता है वो पतला पतला होते जा रहा है, ठीक है। उसका क्या कारण होता है, एक तो नेचुरल प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट बाय ओजोन कॉजेस O3 टू ब्रेक इनटू O2 एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये काम ही ऐसा करता है। ओजोन देखो यहाँ पे, ओजोन और यूवी रेडिएशन जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन और रिएक्टिव ऑक्सीजन बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पे उसका नेचुरल प्रोसेस से ही ओजोन भी डिप्लीट होते जा रहा है। लेकिन ये तो फिर से एक तो साइकिल में चलते रहता है, फिर से ये ऑक्सीजन और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन फिर से रिएक्ट करके फिर से ओजोन बनता है, ओजोन बनते रहता है। ये उतना प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ठीक है, ये उतना प्रॉब्लम नहीं देता है। प्रॉब्लम देता है हम लोग का एंथ्रोपोजेनिक रीजन। अब एंथ्रोपोजेनिक रीजन क्या होता है, जैसे कि हम लोग का रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें से जो CFC निकलता है, ये CFC जब यूवी लाइट से रिएक्ट करता है तो CFCl2 और एक्टिव क्लोरीन रिलीज करता है। जो एक्टिव क्लोरीन जब ओजोन के साथ मिलता है तो ClO और ऑक्सीजन बनता है, और इस ClO और ओजोन के साथ रिएक्ट करके फिर से ऑक्सीजन बनता है। इसमें क्या हो रहा है, जो ओजोन होता है वो ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है। पहले तो ये नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस सिर्फ था, अब क्या हो रहा है, ओजोन ज्यादा ही कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो थिकनेस होता है ओजोन का वो पतला होता जा रहा है, क्योंकि वो जो नेचुरल प्रोसेस होता था उससे भी कुछ मैन मेड कॉजेस आने लग गया है, जैसे कि CFC रिलीज फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड फ्रॉम द अदर थिंग्स। उसकी वजह से हम लोग का ओजोन पतला होते जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा कॉज क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx, ये एक्स जगह में 2 भी लगा सकते हैं, emitted by the supersonic aircraft during combustion of fossil fuels NOx produced during nuclear explosion। अब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट जो हवा पे चलता रहता है, हवा में चलता है तो उड़ता रहता है, उसका क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फ्यूल होता है, हाइड्रोजन फ्यूल होता है, वो लोग क्या करता है, जब कंबसन होता है फॉसिल फ्यूल्स, उसमें क्या होता है, वो जो पोल्यूशन इमिट करता है, जैसे कि बाइक चलता है धुआं निकलता है, उस वैसे ही सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जब उड़ता है हवा पे, तब क्या होता है, नाइट्रोजन का कुछ ऑक्साइड रिलीज करता है हवा पे, और जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स होता है जो वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड ही बनता है। तब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो ओजोन जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के साथ वो कभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, कभी ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दो कॉज जिससे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है। एक तो नेचुरल प्रोसेस होता है और एक तो होता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक में एक तो CFC का रिलीज एक तो कारण होता है, जिसमें से CFC का कौन सा एटम काम करता है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में हेल्प करता है, बोलने से क्लोरीन। क्लोरीन लिबरेटेड फ्रॉम द CFC ब्रेक ओजोन मॉलिक्यूल्स। ये क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक में, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब जो ओजोन लेयर जो पतला होते जा रहा है उसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है। एक तो वो क्या हो रहा है, वो जो जितना पतला होते जा रहा है वो हार्मफुल रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का क्षमता खोते जा रहा है, ठीक है। अब हार्मफुल यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का क्षमता खोते जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोग को स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन रैशेस हो जाएगा, सन बर्न हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम आजकल कुछ फ्रिक्वेंट मात्रा में दिखाई देने लगा है। और आई प्रॉब्लम जैसे कि कैटरेक्ट, मोती बिंदु बोला जाता है जिसको, और इफेक्ट मैरिन लाइफ। अब मैरिन लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट होते जा रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग का जो सी वाटर है, ओशन वाटर है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होते जा रहा है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम लोग का मैरिन लाइफ में तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन डिजोल्व करने का कैपेसिटी होता है वाटर का वो भी घटते जाता है। उसकी वजह से भी मैरिन लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। मैरिन लाइफ बोलने से एक्वाटिक लाइफ भी समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर क्रॉप यील्डिंग में, जैसे कि फसल उगने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि पहले 1 क्विंटल 2 क्विंटल निकल रहा था खेत से तो अभी घटते जा रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड भी होता है एक हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर।
नाउ एक तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ओजोन होल। क्या ओजोन में छेद होने से उसको ओजोन होल बोला जाता है? नहीं। द टेम्पररी थिनिंग इन द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल। ओके, जो ओजोन लेयर में जो टेम्पररी थिनिंग होता है वो इतना पतला हो जाता है कि इतना पतला हो जाता है कि वो एक तो होल जैसे महसूस होता है, उसी को ओजोन लेयर बोला जाता है। और टेम्पररी थिनिंग, थिनिंग मतलब पतला होना। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, अब ओजोन लेयर तो स्ट्रेटोस्फेयर पे ही पाया जाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग का दूसरा टॉपिक में, जो है हम लोग का ग्रीन हाउस इफेक्ट। और व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल प्रोसेस through which heat is trapped near Earth's surface by greenhouse gases in the atmosphere, maintaining temperatures warm enough to support life. ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जो हम लोग का पृथ्वी होता है वो कैपेबल होता है थोड़ा सा हीट ट्रैप करने में, सन यूवी रेडिएशन के, जो यूवी रेडिएशन जो हम लोग का सूरज भेजता है उससे। क्योंकि देखो, अगर टेम्परेचर अगर सस्टेनेबल नहीं हो तो फिर पृथ्वी में लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि ज़्यादा ठंडा होने से भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ज़्यादा गर्म होने से भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उससे बोला जाता है जो मेंटेन करता है टेम्परेचर वार्म इनफ टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, और ये क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप। ठीक है, हीट को ट्रैप करता है पृथ्वी। ठीक है, उसी इफेक्ट को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का गैसेस कौन कौन सा है जो ये हीट ट्रैप करने में और पृथ्वी को गर्म करने में हेल्प करता है? CO2, मीथेन, N2O, वाटर वेपर, O3 एंड CFCs, ये सब हेल्प करता है पृथ्वी को गर्म रहने में। और याद रखने का बात क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होता है। ये याद करना बहुत बार पूछा गया है MCQ में। ठीक है, MCQ या फिर ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर caused by rising concentration of greenhouse gases in the atmosphere। अब क्या था, जो नेचुरल प्रोसेस था पृथ्वी का, जो कि पृथ्वी को गर्म करना, वो नेचुरली था। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O और CFC का रिलीज बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? हम लोग का एवरेज सरफेस टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब जो नेचुरली ऑकर था, जो CO2, मीथेन, N2O जो प्रेजेंट था, उससे सस्टेन करता था हम लोग का लाइफ। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है? पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज ज़्यादा हो रहा है, मीथेन का रिलीज ज़्यादा हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? पृथ्वी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है एवरेज टेम्परेचर से। तो उसका इफेक्ट फिर जो ओजोन लेयर डिप्लेशन का इफेक्ट है वैसे निकल के आता है। क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट होने से भी पृथ्वी गर्म होता है, और ग्लोबल वार्मिंग से तो ऑब्वियसली होता ही है। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन में और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में सेम ही प्रॉब्लम आएगा। स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स, अफेक्ट मेलानाइट और डिक्रीज इन द क्रॉप यील्ड। ठीक है, और एक बार पढ़ के सुना देता हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर caused by rising concentration of greenhouse gases in the atmosphere। concentration एक ये समझ लो कि मात्रा। ठीक है, कितने मात्रा, ये इसका ग्रीन हाउस गैसेस का मात्रा बढ़ते जा रहा है, ऐसा करके समझ लेना। ठीक है, अब हम लोग का है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होता है? एक तो क्लाइमेट में, ओशन गेट्स वार्मर अप एंड सी लेवल वुड राइज, फ्लडिंग लो लाइंग रीजन्स। अब इसके वजह से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो एक नेचुरल प्रोसेस था। अभी जो पॉल्यूशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का रिलीज हो रहा है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ ज्यादा ही मात्रा में दिखाई देता है। तो उसका इफेक्ट अभी क्लाइमेटिक चेंजेस में क्या हो रहा है? ओशियंस अभी क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा ही गर्म होने लगा है। सी लेवल में थोड़ा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सी लेवल और भी बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो कोस्टल रीजन है वो डूबते जा रहे हैं। कितना छोटा छोटा आइलैंड तो डूब भी चुका है अभी तक।
ठीक है। विंटर विल बी शॉर्टर एंड वार्मर बट द समर विल बी लॉन्गर एंड हॉटर। ठंडे का जो मौसम होता है वो अभी छोटा और थोड़ा गर्मी फील होता है, और समर जो होता है वो कुछ लंबाई महसूस होता है, और हॉटर मतलब कुछ गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ के बढ़ रहा है अभी, ठीक है। तो अदर चेंजेस क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस केप्स, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो मेल्टिंग ऑफ आइस केप्स तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर राइज ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स टू कंट्रोल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे जैसे केमिकल्स रिलीज होते रहता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाई देता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन कम करें तो ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज कम होगा, और ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज कम होने से ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा, ठीक है। depend more on non-conventional renewable source of energy such as wind, solar, biogas, जिसे कि हम लोग को अभी ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और बायोगैस। बायोगैस को गोबर गैस भी बोला जाता है, ये याद रख लेना। विंड एनर्जी जैसे कि विंड टर्बाइन, सोलर एनर्जी तो आप लोग को पता ही होगा, सोलर सेल, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द इमिशन ऑफ CO2 एंड CFC, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए फैक्ट्रीज पर या फिर कुछ मैन्युफैक्चर कंपनीज पर, जो कि उन लोग का जो CO2 रिलीज और CFC रिलीज है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लाया जाए, अगर कर रहे हैं तो पेनल्टी दिया जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे अब नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का बात चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग को फ्यूचर में क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, टॉपिक है हम लोग का दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। Sustainable development in case of energy involves harnessing energy resources in a manner that meets present needs without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम लोग आज कोल एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, कोल तो एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का बच्चों या फिर बच्चों का बच्चे सब क्या करेंगे, ठीक है, वो कोल तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा कुछ डेवलपमेंट लाना चाहिए ताकि हम लोग का फ्यूचर जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, वैसे डेवलपमेंट को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द टूडेज जनरेशन आल्सो, ओके। आज जो हो रहा है उसको भी प्रॉब्लम ना लाए, और फ्यूचर में जो आने वाला है उसको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ डेवलपमेंट को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग को दो चीज समझने पड़ेगा, एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज में वाइल्ड लाइफ जैसे कि लकड़ी हो गया, ऐसे सब, विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन जैसे कि बड़े बड़े विंड टर्बाइन, वो भी कभी खत्म नहीं होता है, अगर हम लोग उसमें डिपेंडेंट रहेगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी एज ए रिसोर्स उपलब्ध कर सकेंगे। बायोमास और बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, अगर इस सब का यूज करेंगे तो फ्यूचर सस्टेनेबल होगा। और ये सब जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस होता है, ये नाम ही देखो रीन्यू, ये रीन्यू कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि विंड एनर्जी विंड कभी खत्म नहीं होगा, सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, जैसे कि टाइडल एनर्जी, हाई टाइड लो टाइड तो आते ही रहता है सी में, ओशियन में, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तब अगर हम लोग इस रिसोर्सेज पे डिपेंड करेंगे तो हम लोग का फ्यूचर सस्टेनेबल होगा, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, तो फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोल, ये तो एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो हम लोग की पृथ्वी के नीचे से पाया जाता है कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हम लोग का पेट्रोल और डीजल है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी के डेवलपमेंट में आप लोग देख सकते हैं कि ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि टेस्ला, ये सब आने लग गया है, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम एक दिन खत्म हो जाएगा, और ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, ये सब का स्कार्सिटी एक दिन ना एक दिन फील करेंगे, हम लोग फील करेंगे, ठीक है।
तो रिन्यूएबल सोर्सेज में हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए, एक तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, और भी एनर्जी है जैसे कि बायोमास और बायोगैस एंड गोबर गैस। ओके, ठीक है। तो ये सब टॉपिक को क्विकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सोलर एनर्जी में जैसे कि सोलर सेल और सोलर कुकर अभी अवेलेबल इंडियन पीपल्स यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी क्लाउड आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं सोलर सेल। सोलर सेल शायद आप लोगों ने देखा होगा, स्ट्रीट लैंप्स में भी यूज किया जाता है सोलर सेल्स ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल सेल्स, ठीक है, मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक मेटल्स लाइक सिलिकॉन एंड गैलियम। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलर सेल्स में जो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है उसमें कौन से मेटेरियल्स या फिर कौन से मेटल्स यूज किया जाता है, तो आप लोग को आंसर देना होगा सिलिकॉन एंड गैलियम, ठीक है। और सोलर सेल का काम क्या है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो स्ट्रीट लैंप्स होता है उसमें जो सोलर पैनल लगाया होता है वो सोलर एनर्जी को दिन भर लेके बैटरी को चार्ज करता है और रात में उसी चार्ज को एज अ लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इसमें क्या है कि विंड टर्बाइंस, ठीक है, wind turbine converts wind energy to electrical energy. Minimum speed required for running a windmill is 15 wind turbine or windmill, okay, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें किसी किसी बुक में दिया गया है कि विंड मिल को चलने के लिए विंड का स्पीड कितना होना चाहिए, तो ये होता है 15 किलोमीटर पर आवर। और विंड टर्बाइन या फिर विंड मिल क्या काम करता है, ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहता है। और ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब दूसरा आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर बॉडीज ड्यूरिंग हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स runs the turbine converting the tidal energy to the electrical energy। जब हाई टाइड और लो टाइड आते रहता है तब क्या होता है, जो पानी का मूवमेंट को वो टरबाइन पानी का मूवमेंट से टरबाइन मूव होता है और टरबाइन मूव होने से एज ए डायनामो एक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है हम लोग का जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या है हम लोग का, जियोथर्मल एनर्जी इज द थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। पृथ्वी जो गर्म होता है उसी गर्मी से जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसी को जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू जनरेट स्टीम टू ड्राइव टर्बो जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब दूसरा जो एनर्जी का डिस्कशन हम लोग करेंगे वो है बायोमास एनर्जी। Biomass can assure us steady source of fuel. These fuels are plants and animal products like wood, crop residues, cattle dung, manure, sewage, agricultural waste, etc. अब देखा बायोमास क्या होता है, ये सब जैसे कि वुड लकड़ी हो गया, क्रॉप रेसिड्यूज जैसे कि पराली या फिर पराल हो गया, इस सब को जला के भी हम लोग एज एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी का फिलहाल का जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है वो म्यूनिसिपल वेस्ट में जो वाटर गैस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्या बनाते हैं वो लोग, मिथेनॉल, और मिथेनॉल को जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक टेक्नोलॉजी आ चुका है। वो सब जापान और जर्मनी में ये सब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी इंडिया में ये सब लॉन्च नहीं हुआ है। अभी तो म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ का बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तो कीचड़ उचड़ सब देता है, साफ ही नहीं करता है, कहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो लोग। दूसरा है हम लोग का बायोगैस और गोबर गैस। बायोगैस टिपिकली रेफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है। बायोगैस या फिर गोबर गैस, आप लोग ने कहीं कहीं विलेज में देखा होगा कि गोबर गैस है तो सेप्टिक टैंक रहता है, उसमें गोबर स्लरी बना के उगा देता है, वो लोग को एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ देता है। एनएरोबिक बनने से बिना एयर का प्रेजेंस में लोग को सड़ने के लिए छोड़ देता है। अब वैसे करने से क्या रिलीज होता है, मीथेन, और दूसरा गैस भी रिलीज होता है लेकिन हाई परसेंटेज में मीथेन होता है, और वो जला के हम लोग खाना पका सकते हैं, ठीक है। Produced by the biochemical decomposition of organic matter. Since it is mainly produced from the cow dung, it is popularly known as गोबर गैस, ठीक है। इसका थोड़ा पिक्चर में दिखा दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से
सिस्टमेटिक डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है। और बायोगैस कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ मीथेन, और मीथेन जलाने से जलता है, और बायोगैस एज अ कुकिंग फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक बायोगैस है, ये भी याद करने का टॉपिक। तो अभी टॉपिक खत्म हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ये सभी जितना भी लिखा गया है इसका नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये सभी क्विक रिवीजन नोट्स है, और दूसरा चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैसेस का लेक्चर में जल्द ही रिलीज करेंगे। थैंक यू।